जेन जी हम किन्हें कहते हैं, प्रोटेस्ट नेपाल में जो हुए, सो उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। एम्प्लॉयमेंट नहीं है, वो बाहर जा रहे हैं वो भी, बट वो कॉफिन में वापस आ रहे हैं। पीपल फील चीटेड, द पब्लिक फील्स चीटेड। That's what happened. Yes, एक्स प्राइम मिनिस्टर के घर पर आग लगा दी, पार्लियामेंट जला दी। हाँ, वो जला दिया। मेरी उम्र बड़ी है, मेरे पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, तो मैं ही सही हूँ। हम अपने बच्चों को जब सुनते नहीं हैं, उनको समझते नहीं हैं, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं। दे आर फुल ऑफ एनर्जी, they are full of zest, they have new ideas. It's not कि आज बस उन्होंने एकदम से प्रोटेस्ट किया या ये राइट्स कॉज किए. So it was something which was slowly simmering. The banning of the social media apps. Yes. So hello everyone. आज हम लोग एक बार फिर से रिकनेक्ट विद डॉक्टर ऋतु के पॉडकास्ट में आए हैं और आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ऋतु मैम जानी जाती हैं अपने यूनिक पर्सपेक्टिव के लिए। वो एक पेडियाट्रिशियन के साथ एक लाइफ एक्सपर्ट, एक हेल्थ कोच तो हैं ही, बट वो एक मेंटोर भी हैं। और अभी हाल ही में हो रहे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ पे पॉपुलर इवेंट को आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ उनके साथ, जो है नेपाल में हो रही जेन जी प्रोटेस्ट। ऋतु मैम, आपके हिसाब से जो जेन जी का इस प्रोटेस्ट में इन्वॉल्वमेंट है, आपका क्या पर्सपेक्टिव कहता है कि इतना ज्यादा वो एंग्री क्यों हो गए, वो इतना ज्यादा राइट्स पे क्यों उतर आए, और एज अ न्यू जनरेशन वो इतने ज्यादा मतलब हिंसक क्यों हो गए वो लोग? ओके, सो इट्स अ गुड क्वेश्चन प्रणव, एंड वेरी रेलेवेंट इन टुडे सिनेरियो। और जो भी नेपाल में अभी रीसेंट राइट्स हुए हैं जिसमें जेन जी मेनली इन्वॉल्व थी, तो पहले तो मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं जेन जी हम किन्हें कहते हैं, जिनको नहीं पता है। तो जो भी हमारी जनरेशन है जो 1997 से लेकर 2012 तक जिनका बर्थ हुआ है, उनको हम जेन जी कहते हैं। एंड जेन जी प्रोटेस्ट नेपाल में जो हुए, सो उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। इट्स नॉट कि आज बस उन्होंने एकदम से प्रोटेस्ट किया या ये राइट्स कॉज किए। So it was something which was slowly simmering. मतलब धीरे धीरे कुछ चीजें बिल्डअप हो रही थी। नेपाल में बहुत सारे इश्यूज थे, जैसे करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट। तो यूथ को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है, उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही हैं, उनके पास वर्क नहीं है, उनको काम करने के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, दूसरी कंट्रीज में जाना पड़ रहा है अपनी लाइफ को रिस्क पे करके, लाइक वॉर्स में। Like it was the time of February 2024 when Russia Ukraine war was happening. नेपाल के जो बच्चे हैं, मतलब of my age, just to earn they had to go to Russia to support Russia. वहाँ पे उन लोग को $4,000 मिलते थे मैम, विच इज 5.5 लाख रुपए इन नेपाल करेंसी, विच इज अ लॉट। तो बच्चे अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम, जैसे आपने बोला, देयर वाज सो मच अनएम्प्लॉयमेंट दैट लीड टू इट। यस, एग्जैक्टली, मैं वही पॉइंट आउट कर रही थी कि अनएम्प्लॉयमेंट है नेपाल में, वहां पर उनके लिए जॉब्स नहीं है। सो वो अपनी लाइफ को रिस्क करके वॉर तक में लड़ने को तैयार हैं, वेयर दे आर गेटिंग मनी। सो अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन, नेपोटिज्म, दैट यू नो, जो वहाँ के जो गवर्नमेंट में लोग हैं, लीडर्स हैं, उनके बच्चे, केपी शर्मा ओली, renowned name in this protest. So वो उनका फेवरेटिज्म है, उनके बच्चे they are living a lavish lifestyle. And उसके अलावा the banning of the social media apps. Yes ma'am. So 26 I think. Absolutely, 26 social media apps को उन्होंने बिल्कुल बैन कर दिया, which was the last like you know, it was the last straw. Yes ma'am. And उससे फिर वो ट्रिगर हो गए, राइट्स हो गए, इतना ज्यादा मतलब वायलेंस तक की नौबत। गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव देखें तो उनके हिसाब से क्या था कि फेक न्यूज और हेट स्पीच के चक्कर में इट वाज नेसेसरी टू बैन सोशल मीडिया, राइट, टू कंट्रोल द सिचुएशन। बट उन्होंने क्या करा, उन्होंने ये बात बोली कि जो एप्स हैं वो रजिस्टर अगर करेंगे, जो कंपनीज हैं, तो विल प्रोवाइड देम द फ्री फ्लो टुवर्ड्स लाइक इन द नेशन। तो उन 26 एप्स में से बस एक ऐप बचा, टिकटॉक, व्हिच वाज लाइक नेता का भी बच्चा है और एक नॉर्मल जनता का भी बच्चा है। नेता का बच्चा, आप गुची के बैग्स लेके आ रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रिप्स मार रहे हैं। एट द सेम टाइम एक आम आदमी का बच्चा रशिया जा रहा है वॉर, दोनों इंटरनेशनल जा रहे हैं विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। वो वहां से गुची का बैग लेके आ रहा है, बट वो कॉफिन में आ रहा है। सो इन दोनों पेरेंट्स का स्टेट ऑफ माइंड क्या होगा? यस, सो एक तो देखें, दिस इज द हार्श रियलिटी, है ना, दिस इज वेरी ट्रू। जो लोग वेल ऑफ हैं, जो लोग अमीर हैं, रिच हैं, दे आर गेटिंग रिचर, एंड जो पुअर हैं, दे आर गेटिंग पुअरर, या
जैसे आप यहाँ पर लीडर्स की हम बात कर रहे हैं कि वहाँ नेपोटिज्म की बात कर रहे हैं कि उनके बच्चे गुची का बैग्स लेके कैरी कर रहे हैं, लग्जरी कार्स में घूम रहे हैं, दे आर स्प्लर्जिंग मनी, स्पेंडिंग मनी लाइक एनीथिंग। सो वो डिस्पैरिटी है। और दूसरी तरफ जो जिनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है वो बाहर जा रहे हैं वो भी, बट वो कॉफिन में वापस आ रहे हैं क्योंकि वॉर में मारे गए, बहुत थोड़ी सी ट्रेनिंग के बाद ही उनको वॉर फ्रंट पे भेज दिया गया। यस, वेरी शॉर्ट। एक इंटरव्यू देखा था मैंने, ही वाज अ वेरी यंग पर्सन, उसने बोला कि मेरे को 2 हफ्ते की ट्रेनिंग दी और मेरे को फ्रंट लाइन पे खड़ा कर दिया। एग्जैक्टली। और यहाँ पर देखो लाइक प्रणव, व्हाट इज हैपनिंग इज, सी लीडर हैज लॉट्स ऑफ मनी एंड वहां पर दे आर यूजिंग the public money for their own personal benefit and interest। वो अपने बच्चों को वो सारी चीजें दे रहे हैं probably जो पैसे उनके नहीं है। सो वहां पर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, वहां पर वो अपनी पब्लिक का ध्यान नहीं रख रहे हैं, वहां पर वो उसके वेलफेयर के लिए काम नहीं कर रहे हैं। सो आई एम नॉट सेइंग, सी ईच पेरेंट वांट्स टू गिव द बेस्ट टू देयर चाइल्ड, बट they are in a leadership role, so they should take care of the whole nation as a parent. Absolutely. So they should take care of the whole nation as if they are their parent. पर जब वो ये कर रहे हैं, nepotism कर रहे हैं, अपने favoritism कर रहे हैं, अपने बच्चों को सब कुछ दे रहे हैं और जनता की देखभाल नहीं कर रहे हैं, तो वो जो डिवाइड है, जो डिस्पैरिटी है, जो गैप है, वो और बढ़ जाता है, जिससे एक अनरेस्ट होता है। People feel cheated, the public feels cheated. That's what happened. Yes, they feel कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, and they feel कि उनको इतना सब कुछ मिल रहा है और हमें कुछ नहीं मिल रहा है। So वो उससे फिर hatred, उससे फिर unrest, like वो सब सारी चीजों को वो जन्म देता है, जिसने फाइनली उन राइट्स में वो रिजल्ट हुए। एक पेरेंट, उसको अब उसे पता है कि उसका बच्चा बिल्कुल सही चीज के लिए लड़ रहा है, तो प्रोटेस्ट करने के लिए अलाउड हो, मतलब यू आर द पावर ऑफ एनी नेशन, राइट। तो उस पेरेंट ने कहा कि बेटा करो प्रोटेस्ट, तुम्हारा राइट है, तुम इसे लो, तुम इसके लिए लड़ो, बट एट द सेम टाइम सेफ्टी कंसर्न भी आता है उस पेरेंट के दिमाग में। तो ऐसे पेरेंट्स के लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? हाँ, सो यहाँ पर पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा रोल है कि हम अपने बच्चों को, अपने जो यंग एडल्ट्स हैं, यूथ हैं, उनको हम किस तरह से गाइडेंस दें। सो जैसे मैं अपने सभी पेरेंटिंग वीडियोस में बोलती हूँ कि फर्स्ट वी नीड टू कनेक्ट विद आवर चिल्ड्रन एंड देन ओनली वी कैन करेक्ट देम और गाइड देम। सो सबसे पहले कनेक्ट होइए, उनको समझिए, उनका पर्सपेक्टिव समझिए। सी आफ्टर ऑल दे आर दी प्रेजेंट एंड द फ्यूचर ऑफ आवर नेशन, तो उनके व्यूज जानना बहुत इम्पोर्टेंट है, उनके व्यूज को रिस्पेक्ट करना, वैल्यू करना बहुत इम्पोर्टेंट है, उनकी आवाज को सुनना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मे बी व्हाट दे आर सेइंग, व्हाट दे आर शेयरिंग इज वेरी वेरी वैल्यूएबल एंड वी कैन यूज इट इन आवर पॉलिसीज। और जो अभी वो आवाज भी उठा रहे हैं वो गलत बात के लिए नहीं उठा रहे हैं, अपने राइट्स है मैम, बिल्कुल। तो उनको पहले समझिए, बट उनको साथ साथ गाइड करना भी जरूरी है उसके बाद कि इनको हम किस तरह से पीसफुल मैनर में हम उस चीज पर एक्ट कर सकते हैं। वी नीड नॉट लाइक यू नो टेक टू वायलेंस। जैसे इसमें भी अगर आपको पता होगा प्रणव, तो पहले एक पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ था। यस मैम, मतलब काठमांडू में एक देयर इज एन एनजीओ, हम नेपाल, तो दैट एनजीओ वाज कंडक्टिंग दिस पीसफुल प्रोटेस्ट, बट पुलिस की साइड से पहले रबर बुलेट्स फायर करे इन पे, फिर टीयर गैस एंड एवरीथिंग, मतलब टू स्टॉप देम, फायर ब्रिगेड वाले वो भी वाटर। फिर उसके बाद जब उन लोगों ने फायरिंग करी तो उसमें 19 लोग करीब शायद मर गए थे। उसमें एक 12 साल का बच्चा भी मरा था। बिल्कुल। सो वो देखिए, उन्होंने पीसफुल प्रोटेस्ट से स्टार्ट किया, बट क्योंकि पुलिस ने रिटेलिएट किया, उन्होंने लाइक इनोसेंट लोग मारे गए, तो उससे फिर वो वायलेंट हो गए, वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन पे आ गए। सो हमें यही बताना है अपने बच्चों को कि देखो, प्रोटेस्ट पीसफुली भी कर सकते हैं हम, वी नीड नॉट take to violence, that is one. Also we should guide them to find another ways, different ways of putting their point across, of raising their voice. Like they should form maybe you know groups, youth groups बना सकते हैं, clubs बना सकते हैं, धरना दे सकते हैं जैसे उन्होंने दिया भी, मार्च कर सकते हैं, अपनी वॉइस को इकट्ठे मिलकर they can put it across. मीडिया का भी अगर हम सही यूज करें तो वहां पे भी हम अपनी वॉइस रेज कर सकते हैं।
एट द सेम टाइम सेफ्टी कंसर्न्स हमें भी वो भी बताने हैं कि आपको अपनी लाइफ और किसी और की लाइफ को जियोपर्डाइज नहीं करना है। अब जैसे उन्होंने जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की एक्स प्राइम मिनिस्टर के घर पर आग लगा दी, पार्लियामेंट जला दी, हाँ वो जला दिया, तो इससे क्या होगा? इससे देखिए गवर्नमेंट तो गिर गई है ना, केपी शर्मा ओली ने ही रिजाइन, बट एट द सेम टाइम क्या नेशन बिल्डिंग हुई? नेशन बिल्डिंग नहीं होगी इस चीज से, आगे ये नहीं है। तो हमें मिलकर हम किस तरह से नॉन वायलेंट वे में इन सब चीजों को हम फेस कर सकते हैं और अपना पॉइंट रेज कर सकते हैं, ये हमें अपने बच्चों को सिखाना है। मैम इसमें एक पॉइंट और था, उन लोगों ने क्या करा था, सोशल मीडिया जब बैन हुआ था तो 2 तरीके के हैशटैग्स बहुत पॉपुलर हो रहे थे, #NepoBabies और #NepoKids। सो वो चीज जो थी वो दिखा रही थी कि मतलब हम इंस्टाग्राम यूज करके हम ऐसा कुछ दिखाना चाह रहे हैं जो आपसे, जिससे आप अनविज्ञ हो, हम आपको ऐसा कुछ प्रेजेंट कर रहे हैं। तो उन लोगों ने वो एप्स बंद कर दिए। जब उन्होंने पीसफुल प्रोटेस्ट करी तो उनके ऊपर रिटेलिएट करा इस तरीके से। फिर उसके बाद जब एक बच्चा मर गया तब वो लोग पागल हो गए थे। फिर तब कर्फ्यू भी लगने की मतलब प्रिपरेशन करी थी गवर्नमेंट ने। तो आपके हिसाब से जेन ज़ी इज अ वेरी पावरफुल मूवमेंट दैट हैपेंड इन नेपाल। तो आपके हिसाब से जो हमारी जनरेशन है उनकी स्ट्रेंथ और उनकी कमजोरियां क्या क्या? बिल्कुल, तो देखो जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये जनरेशन यंग जनरेशन है, दे आर फुल ऑफ एनर्जी, दे आर फुल ऑफ जेस्ट, दे हैव न्यू आइडियाज, दे हैव अ लाइक ह्यूज विजन। सो हमें उनको वो सारी स्ट्रेंथ्स को रीइंफोर्स भी करना चाहिए और समझना भी चाहिए। दूसरी तरफ जो फ्लिप साइड है, वीकनेसेस हैं, या हम कहते हैं कि क्योंकि हम कहते हैं ना कि एक गरम जोश, मतलब यंग इंसान है तो उसमें खून गरम है, तो दे आर वेरी लाइक कहीं ना कहीं अग्रेशन भी आ जाता है, कहीं ना कहीं वो जल्दी से इन्फ्लुएंस भी हो जाते हैं। तो सोशल मीडिया, प्रेस है, वो उनको कहीं ना कहीं मैनिपुलेट भी कर लेती है। वो कई बारी रूमर्स होते हैं और वो बिना उनको पूरी तरह जांचे परखे उन पर एक्शन ले लेते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं। सो इजी रिएक्शन, ये सब चीजें कई बारी यंग जनरेशन में होती हैं, जिसको हम उनके साथ बातचीत कर कर, ओपन एक कॉन्वर्सेशन कर कर, उनको समझ के पहले कनेक्ट करके और उनको हम राइट टुवर्ड्स राइट वे उनको हम गाइड कर सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। मैम आप एक पेरेंट कोच हैं, आप दोनों पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, बच्चे के भी और माँ बाप के भी। इवन अगर आप यूथ कोच मेंटोर हैं तो आप नई जनरेशन की भी बात करते हैं। तो ये जो मूवमेंट हुआ, इसमें आप एक पेरेंट कोच होने के नाते इस मूवमेंट से पेरेंट्स को क्या सीखना चाहिए? बिल्कुल, देखो, और पेरेंट्स सिर्फ नेपाल के पेरेंट्स को नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड के पेरेंट्स को, इंडिया के पेरेंट्स को, सबको ये सीख मिलती है इससे कि हम अपने बच्चों को जब सुनते नहीं हैं, उनको समझते नहीं हैं, उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं सप्रेस होने के बाद इतना सप्रेस होती रहती है, कहीं ना कहीं वो वोल्केनो बिल्डअप हो रहा है और एक दिन एकदम से इरप्ट होता है। तो हमें उसको दबाना नहीं है, उनकी आवाज़ को। एट द सेम टाइम हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनको एक रिस्पॉन्सिबल और रेजिलिएंट सिटीजन की तरह रेज करें। तो उनको नॉन वायलेंट वे से दूर रखें, उनको सिखाएं कि वो वायलेंट वेज से दूर रखें, और उनको सिखाएं कि वो नॉन वायलेंट वेज में भी अपनी आवाज को रेज कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं गवर्नमेंट को या किसी भी और को। और तीसरी चीज है कि जो एक लीडरशिप वैक्यूम क्रिएट हुआ है, एंड व्हाट डू आई मीन व्हेन आई एम सेइंग लीडरशिप वैक्यूम, कि देखिए गवर्नमेंट है, अब अगर हम नेपाल की ही बात लें तो उसमें 3-4 ही लोग हैं जो बदल बदल के बारी बारी से पावर में आ रहे हैं, एंड दे ऑल रिपीट कर रहे हैं, एंड दे ऑल आर ओल्ड। सो देखिए, कई बार लोग कहते हैं कि मैं बड़ा हूँ, मेरी उम्र बड़ी है, मेरे पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, तो मैं ही सही हूँ। आई अग्री टू एन एक्सटेंट कि आप बड़े हैं तो आपके पास बहुत सारा ढेर सारा एक्सपीरियंस है, आपने बहुत सारी शायद गलतियां की और उनसे सीखा है, और आप अपनी यंग जनरेशन को वो दे सकते हैं। बट मैं ही सही हूँ और यंग जनरेशन कुछ नहीं कह सकती है, दैट डजंट वर्क। सो वी नीड टू फिल दैट लीडरशिप वैक्यूम। सो हम मिलकर एक कोहेसिव वे में हम एक बहुत अच्छी, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ पे हम
जो ओल्डर जनरेशन है उसका एक्सपीरियंस और लर्निंग्स ले सकते हैं और यंगर जनरेशन का एनर्जी, ज़ील, उनकी विजन, उनके आइडियाज, उनको हम इम्बाइब कर सकते हैं और मिलकर एक बहुत स्ट्रॉन्ग लीडरशिप बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। दैट्स अ वेरी नाइस इनसाइट जो आपने अभी कनेक्ट करा ओल्डर एंड न्यूअर एजेस को। मतलब दिस पॉडकास्ट वाज टोटली अबाउट द नेपाल मूवमेंट। इन फैक्ट यू डिस्कस द फैक्ट दैट वाज वेरी आई ओपनिंग फॉर एनीबॉडी वाचिंग दिस, राइट? सो आई हैव अ वर्ड फॉर माय ऑडियंस। अगर इन लोग को भी, अगर आपको भी ये सब कुछ अच्छा लग रहा है तो आप इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, बिकॉज रितु मैम always brings a very fruitful insight for everybody. So दोस्तों, अब मिलते हैं हम लोग next podcast में. Till then, keep smiling, stay happy and thank you so much. Thank you.